देखो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, तो कल अपन ने वापस कल का टॉपिक था आर्ग्यूमेंट और पूर्णांक के बारे में हमने सेकंड क्लास ली थी कल, उसको और कंटिन्यू करा था। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज हमने ये बताई थी कि जो प्योरली इमेजनरी हो गया या फिर प्योरली रियल नंबर हो गया, उसके एम्पलीट्यूड के बारे में बात करी थी। तो प्योरली रियल नंबर होता है, उसका एम्पलीट्यूड यदि पॉजिटिव है तो जीरो हो जाएगा, नेगेटिव है तो पाई या माइनस पाई हो जाएगा। प्योरली इमेजनरी, आयोटा का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो 90, आयोटा का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 2 हो जाएगा। अच्छे से समझा था ये चीजें। फिर अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे थे। क्वेश्चंस में था कि 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3 करा था। इसका सिंपल सा अपन ने 1 प्लस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करा था। एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, आर्गुमेंट वो होता है कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, उसको डिनोट करना होता है पोलर फॉर्म में, होती है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को सीधा ही हम ऐसे लिखें कि r हो जाए पॉजिटिव और फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को cos थीटा प्लस आयोटा थीटा में लिख दें, तो थीटा जो होता है वहां पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, और r है जो क्या होता है आपका, आर होता है मॉड्यूलस जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं अपने प्लॉट करा है ना, तो उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस होती है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अपन ने फिर एक क्वेश्चन और करा था, 1 प्लस कॉस 6 पाई अपॉन 5 प्लस आयोटा साइन 6 पाई अपॉन 5 करा था। इसमें एक दिक्कत थी कि सॉल्व करा था, वहां पे जो एंगल बन रहा था कॉस 108 बन रहा था, और वो आपको पता है क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आर नेगेटिव था, फिर हमने नेगेटिव साइन से आगे पीछे मल्टीप्लाई करा था, फिर वो आगे उसको पूरा सॉल्व करा था। तो ये है। अब आज वापस अपन आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट का ऑलमोस्ट चीजें खत्म हो गई है, मैंने बताया था काम का टॉपिक है, ध्यान रखना। अब आगे अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में एक तो अपन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो आपके बीएससी फाइनल ईयर में आपने ग्रुप पढ़ा था। तो ग्रुप की डेफिनेशन हमने वहां पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी, क्लोजर लो जिसको हिंदी में समवर्त नियम बोलते हैं, एसोसिएटिव लो जिसको साहचर्य बोलते हैं, इनवर्स लो जिसको बोलते हैं प्रतिलोम अवयव, इनवर्स को प्रतिलोम बोलते हैं, और एक था आपका आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं तत्समक। तो क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये हमने पढ़ा था। तो ये आपके वापस आएंगे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इनके बारे में चेक करेंगे। कैंसिलेशन लॉ होता है जिसको हिंदी में निरसन नियम बोलते हैं। सारे मैं आपको लॉज एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो, बात है भी इतना कोई ऐसे मेजर आपका कैलकुलेशन सॉल्व में काम में नहीं आएगा, पर क्या होता है कभी पेपर में थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, ठीक है, तो ये बोल दिया कि ये मल्टीप्लाई में या एडिशन में, या भाई समझ गए कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो वहां पे आ गया ये समवर्त नियम, क्लोजर, एसोसिएट। तो आपको इनके बारे में चीजें पता होनी चाहिए। और वैसे देखोगे तो आपको ग्रुप थ्योरी पढ़नी है, तो अब से तो आना ही पड़ेगा। तो अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लस में ये सारे लॉ पढ़ेंगे, फिर ये डॉट में लॉ पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद अपन थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कॉन्जुगेट के बारे में। कॉन्जुगेट को मैंने आपको बता दिया है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है, आयोटा की जगह क्या रिप्लेस करना होता है, माइनस आयोटा करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या का, इसको संयुग्मी बोलते हैं हिंदी में, तो आयोटा की जगह क्या करना होता है, माइनस आयोटा। फिर कॉन्जुगेट पढ़ के बहुत सारी इसमें अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कॉन्जुगेट की। उसके बाद अपन आ जाएंगे मॉड्यूलस, मॉड्यूलस जेड जो आपका आर है ना, मॉड्यूलस के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसकी अपन बहुत सारी क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर अब आपकी क्लास स्टार्ट होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन में अलग अलग लॉज पढ़ेंगे। एडिशन, सम लॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम लॉज। तो फिर क्या हेडिंग डाले इसके सारे, पहले तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा लॉज के बारे में बता देता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन। जो सम होता है, एडिशन जोड़ होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो अब देखो, पहला है क्लोजर लॉ, जिसको हिंदी में बोलते हैं संवर्त नियम।
क्लोजर लॉ बोलते किसको है, थोड़ा सा यहाँ मैं साइड में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेचुरल नंबर लिया आपने, ये समझ लिया 1 2 3 4 ऐसे दो कोई भी नेचुरल नंबर ले लिए, कोई भी यहां से, जैसे 1 + 3 एडिशन, क्योंकि यहां अपन एडिशन की प्रॉपर्टी ही लेंगे, ऑपरेशन ये देगा, मल्टीप्लाई का दे देगा तो मल्टीप्लाई ले लेंगे, इसलिए एडिशन बोल रहा है। तो दो नेचुरल नंबर को जोड़ के वापस नेचुरल नंबर आ जाए, मतलब ये क्या हो जाएगा, क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा। इसको लिखते कैसे हैं मैं थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूं। क्लोजर लॉ को CL, यदि आपने बोला A बिलोंग्स टू, यहां पे तो M लिया है, M की जगह आपने कोई सेट लिया है G ले लिया, G से आप ज्यादा फेमिलियर हो कि ग्रुप, तो मैं चेंज कर देता हूं S ले लिया, ठीक है। कोई सेट लिया है S, अपन यहाँ ग्रुप की बात नहीं करेंगे, अपन सिर्फ सेट की बात करेंगे। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका कलेक्शन होता है, वो सेट है। इसमें आपने डिफाइन कर दिया कोई नेचुरल नंबर है तो एक सेट बन गया। ए कोई सेट का मेंबर है, बी यदि आपका सेट का मेंबर है, तो ए ऑपरेशन बी भी यदि आपका उसी सेट का मेंबर हो जाए। इसका क्या मतलब है, जैसे अब ऑपरेशन वो देगा, यहाँ पे प्लस दिया है ना, तो एक इसका कोई एलिमेंट लिया, जैसे 2 ले लिया, दूसरा ले लिया 4, ऑपरेशन दे दिया प्लस का, तो 2 + 4 क्या हो गया 6, तो वापस वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट हुआ ना। और ऑपरेशन दे दिया जैसे मल्टीप्लाई, तो एक एलिमेंट इसका 3 ले लिया, एक ले लिया 2, 3 × 2 6 करा, वापस नेचुरल नंबर हुआ। तो दो एलिमेंट लिए सेट के, जो बोला वो ऑपरेशन लगाया, वापस उसी सेट का एलिमेंट आ जाए, इसको क्या बोलते हैं, क्लोजर लॉ बोलते हैं। तो यहां पे आपको ये आपने ले लिया, लेट Z1 इक्वल्स टू, पूरा सब स्टैंडर्ड मानते हैं, x1 आयोटा y1, Z2 इक्वल्स टू x2 + आयोटा y2। ये कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, तो ये आपके Z1 एंड Z2 है, ये क्या है, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया मैंने, इसका मतलब x1 y1 क्या है, रियल नंबर है, x2 y2 क्या है, रियल नंबर है। तो क्लोजर लॉ कब होगा, जब Z1 इस सेट का, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लिया है, एक एलिमेंट लिया और वापस कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा एलिमेंट लिया, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, यदि आपने बोला Z1 है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, C है, और दूसरा Z2 है वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यदि आपका Z1 + Z2 है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो बोल देंगे क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखो, अब सोच के देखो कि ये बात सही होगी या नहीं। आपको पता है Z1 ले लिया, क्या ये है, Z2 ले लिया, ये है, हमने स्टार्टिंग में ले लिया, तो मुझे बताओ Z1 + Z2 क्या होगा। इन दोनों को ऐड कर दो, और आपको सिखा रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, रियल पार्ट रियल से ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से ऐड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा x1 + x2, और यहाँ आयोटा हो जाएगा y1 + y2 हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा, जब ये हो जाएगा रियल नंबर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये भी रियल नंबर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन यही है ना, ये रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। यदि मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब x1 भी रियल नंबर है, x2 भी रियल नंबर है, और दो रियल नंबर का सम हमेशा क्या होता है, रियल नंबर ही तो होता है। ले लो एग्जांपल, सोचो 3 + 5 8 रियल नंबर है, तो ये दोनों रियल नंबर है, इसीलिए आप बोल सकते हो Z1 + Z2 क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एडिशन में क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करते हैं। सम्मिश्र संख्याएं हैं जो योज्य, आई थिंक एडिशन सम होगा, एडिशन में समवर्त नियम की क्या करता है, पालना करता है। तो यहाँ पे MCQ आ जाए तो आप करेक्ट करना इसको। पहला है, मैं डिटेल बता रहा हूं, बाद में लिख लेना, अभी नहीं। देखो दूसरा एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम। साहचर्य, देखो एसोसिएटिव उसको बोलते हैं यदि आपने 3 एलिमेंट लिए हैं, Z1 Z2 Z3। चलो पहले मैं यहां बता देता हूं आपका एसोसिएटिव लॉ होता क्या है। ऑपरेशन वो दिया, यहां पे प्लस का ऑपरेशन है, तो आपने 3 एलिमेंट लिए, ये बोल रहा है पहले दूसरा, आपने 3 एलिमेंट ले लिए, एक 1 ले लिया, एक 3 ले लिया, एक 4 ले लिया। ये बोल रहा है यदि पहले आपने ऑपरेशन दूसरे और तीसरे एलिमेंट पे लगाया, मतलब उनको ऐड करा, ठीक है,
और इस केस में आपने पहले और तीसरे को ऐड करा और फिर आपने चौथे को ऐड करा, मतलब समझ गए ना, सॉरी पहले और, या तो ये बोल रहा ऑपरेशन पहले किस पे लगाया, दूसरे और तीसरे पे लगाया, फिर इससे कुछ रिजल्ट आएगा, ये आ गया कितना 7, ठीक है, और फिर वो सेम ऑपरेशन लगाया पहले में, और दूसरा क्या करा, पहले आपने लगाया पहले और दूसरे पे फिर तीसरे में, समझ गए ना। तो भाई दूसरा तीसरा एलिमेंट ऐड करो और फिर पहला करो, या फिर पहला दूसरा करके फिर तीसरा करो, समझ में, वैल्यू तो सेम ही आएगी ना। तो मतलब नेचुरल नंबर है वो प्लस में क्या हो जाएंगे, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेंगे। यहां पे लिखते हैं एसोसिएटिव लॉ सेट की डेफिनेशन में, यदि आपने 3 एलिमेंट लिए ए बी और सी एस में, एस क्या है, कोई भी सेट है, नेचुरल नंबर होल नंबर बताया नहीं है, यदि आपने पहले क्या करा, 2 एलिमेंट पे बी और सी पे ऑपरेशन लगाया, यहां से आपको सॉल्व करोगे कुछ रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, और यदि आपका क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करता है ना, तो बी आपका किसका है, एस का है, सी एस का है, तो ये भी कोई एस का एलिमेंट आ जाएगा, जैसे यहां हुआ ना 7 आ गया, तो 7 किसका नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, तो पहले दूसरे तीसरे पे लगा के यहां एक एलिमेंट मिलेगा, फिर उसका और पहले का ऑपरेशन लगाना, तो जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो आपका आना चाहिए ए और यहाँ बी, और ये क्या होगा ऑपरेशन इसके इक्वल आना है। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले दूसरे पे ऑपरेशन लगा के फिर तीसरे पे लगाएंगे, तो ये दोनों जब इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस केस में लेते हैं आपने, तो Z1 प्लस यहाँ पे प्लस का ऑपरेशन दे रखा है अपन को, तो यहाँ पे Z3 हो जाएगा और यहाँ पे Z1 और Z2 और क्या हो जाएगा। तो भाई इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यदि Z3 आपने लेट कर लिया, x3 प्लस आयोटा y3 कर लिया, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इसको मिलेगा x2 प्लस x3 आयोटा y2 प्लस y3 मिलेगा, फिर इसमें ये ऐड कर दोगे तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस आयोटा वापस y1 प्लस y2 प्लस y3, इधर भी क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, रियल नंबर है ना, रियल नंबर एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं, इवेंचुअली यहाँ रियल नंबर में आ जाएंगे ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे आपने क्लोजर लॉ एसोसिएटिव जो साचार्य नियम है उसको पढ़ लिया। अब यहाँ थर्ड है आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, या आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, उसको हिंदी में उसको बोलते हैं तत्समक अवयव। ग्रुप थ्योरी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन सारी चीजों को। आइडेंटिटी वो होता है पूरे ग्रुप की, पूरे सेट में एक ही एलिमेंट ऐसा होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी इज ऑलवेज यूनिक। इनफैक्ट बीएससी फाइनल ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो मेरे से पढ़े थे स्टूडेंट, अपन एक प्रूफ करा था कि आइडेंटिटी इज यूनिक, वहां पे E1 और E2 दो लेके प्रूव करा था, फिर फाइनल में हमने डिसाइड करा था कि E1 E2 एक ही प्रूफ कर दिया था। तो बीएससी फाइनल ईयर में प्रूफ भी होता है, पूरे सेट की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, एक ही एलिमेंट होता है, यूनिक होती है। तो अब आइडेंटिटी बोलते किसको है। अब यहां पे ऑपरेशन दे रखा है प्लस का, कोई भी नेचुरल नंबर का एलिमेंट ले लिया, फॉर ऑल, यहां पे ले लिया आपने a बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट ले लिया, ऑपरेशन दिया हुआ प्लस का, इसने प्लस का दिया है, और यहां आइडेंटिटी को e से डिनोट करते हैं, तो इसमें मैं क्या जोड़ू को वापिस ये खुद मिल जाए, तो यहाँ पे 0 एक ऐसा एलिमेंट है, और 0 नेचुरल नंबर में नहीं है, मतलब इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो 0 कहां है नेचुरल नंबर में, भाई आपको पता है प्लस के ऑपरेशन में सिर्फ 0 ऐड करने से वो खुद आता है, इज दैट क्लियर और नॉट। भाई आपने यहाँ 2 है, 2 में 0 ऐड करे तभी तो 2 मिला, 3 में 0 ऐड करे तभी तो 3 मिला। तो ये जो आइडेंटिटी है वापस इस सेट का एलिमेंट हो जाए ना, तो बोल देंगे इस सेट की आइडेंटिटी क्या है, 0 है, और नेचुरल नंबर में 0 है ही नहीं, तो मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। 0 को आपको एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, और या फिर उसको योज्य तत्समक अवयव भी बोलते हैं। अब वापस इसका यहां लिखते हैं आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिखते हैं, वैसे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ई का मतलब एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी, ठीक है। ये मैं सारे आपको लॉ समझा रहा हूं। यदि आप लिया फॉर ऑल, इसका क्या मतलब है, आपको ये भी सारे डिटेल में आप टेंशन मत लो, यदि बीएससी फाइनल ईयर में मैं सारे वहां से ग्रुप थ्योरी पढ़ाता हूँ। इनफैक्ट आपके 11th-12th में भी कभी जब ये आपका क्वेश्चन आएगा ना, जिसमें अपन पढ़ेंगे ये रिलेशन फंक्शन वगैरह, तो उसमें मैं आपको कुछ सिंबल्स बताऊंगा। इस सिंबल का मतलब है ऑल, फॉर एवरी, फॉर ईच, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, मतलब सेट एस का हर एक एलिमेंट, एस सेट अपने डिफाइन नहीं करा, कुछ भी हो सकता है, हर एक सेट के हर एक एलिमेंट के लिए ऑपरेशन जो वो बोले, और उसका ऑपरेशन ई के साथ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, खुद आ जाए,
तो यहाँ पे जो ई मिलता है ना, ये एस में बिलोंग करे तो उसका मतलब आइडेंटिटी हो जाएगी एग्जिस्ट, यदि नहीं करे तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं होगी। तो मुझे अब बताओ, रियल नंबर में ऑपरेशन लिया है प्लस का, मल्टीप्लाई का लेते तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती या नहीं करती? करती, क्योंकि प्लस की जगह क्या होता, डॉट होता। तो आप इसको इसके हर एक एलिमेंट ले सकते हैं, हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करें तो वापस क्या मिल जाए, खुद मिल जाए। तो आपको पता है 1 से एलिमेंट 2 को करो, 5 को करो, वापस 1 मिलेगा और 1 वापस इसमें बिलोंग कर जाता है। मतलब नेचुरल नंबर की मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, पर डॉट में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे वापस आपका थर्ड है, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं क्योंकि ये वापस उसमें भी काम आ जाएंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेशन में भी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अवयव से लिखा, अवयव है ये का अस्तित्व, अस्तित्व भी कुछ अस्तित्व, बहुत ही हेवी वर्ड है, गलत है पर कर लेना तुम सही। तो तत्समक अवयव का अस्तित्व, तो इट्स टू हैवी, बहुत हैवी वर्ड है अस्तित्व। लाइक महाभारत और रामायण में यूज करे उस टाइप का है, वहां पे बहुत ही मतलब एक हिंदी बहुत प्योर बोलते हैं रामायण महाभारत में, स्पेशली भ्राताश्री, पिताश्री, समथिंग लाइक दैट। तो अब देखो, लीव इट, अस्तित्व है तत्समक अवयव का। तो आप मुझे बताओ, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, आपको प्लस ऑपरेशन में कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है क्या कि वापस क्या आ जाए, z आ जाए? तो आपने यदि ले लिया z और मतलब x प्लस आयोटा वाई ले लिया c, अब x y की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो x प्लस आयोटा y में यदि आप ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, 0 प्लस आयोटा 0 ऐड करोगे तो वापस x प्लस आयोटा y को मिलेगा, और ये वापस 0 प्लस आयोटा 0 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है। आपको मैंने अलग से पढ़ाया था, दिस इज जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, शून्य सम्मिश्र संख्या ये होती है। और वैसे यूं देखे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की देखो डेफिनेशन क्या होती है, वो कहीं पे गड़बड़ नहीं आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हमारे पढ़ी हुई है, यदि किसी नंबर को x प्लस आयोटा y में डिनोट कर पाए जहां पे x और y क्या हो, रियल नंबर हो, दैट्स इट, वही कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे देखो 0 प्लस आयोटा 0 है, यहाँ पे 0 रियल नंबर है, 0 रियल बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मतलब ये आइडेंटिटी है वो क्या हो जाएगा, प्लस में कॉम्प्लेक्स नंबर की 0 होती है। क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स, फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम अवयव का, प्रतिलोम अवयव, शायद ये आधा वर्ड है, अवयव का अस्तित्व, अस्तित्व, आई थिंक इस बार ये भी मैंने सही कहा, अस्तित्व। और देखो अब इनवर्स किसको बोलते हैं, एक तो बात है इनवर्स के लिए आइडेंटिटी का एग्जिस्ट होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इनवर्स जब है ना, यदि आपने जैसे ये सेम ऑपरेशन है, मैंने इस सेम को आपको मल्टीप्लिकेशन में भी बताया था कि a डॉट ई यदि a आ जाए तो आपको पता चल जाएगा e इक्वल टू 1 है, वो नेचुरल नंबर बिलोंग करती है, तो आइडेंटिटी आपको मिल गई है। अब इनवर्स होता है a का, अब आइडेंटिटी आए नहीं ना, यहाँ ऑपरेशन में मल्टीप्लाई ले रहा हूँ, a को वापस जो ऑपरेशन वो दे वो लगाया a इनवर्स के साथ, तो वापस क्या मिलना चाहिए, e मिलना चाहिए, वो होता है इनवर्स। तो नेचुरल नंबर की आइडेंटिटी चेक होती है, इसीलिए आप इनवर्स के लिए आगे जा सकते हो, क्योंकि इसमें इनवर्स के लिए आपको एक एलिमेंट के लिए दूसरा एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए कि दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाए तो क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। अब आपने ले लिया मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, इनवर्स होता है वो हर एक एलिमेंट का होता है, ठीक है, और आइडेंटिटी होती है जो आपका तत्समक अवयव होता है वो पूरे का एक ही होता है, पूरे सेट का, और इनवर्स होता है हर एक एलिमेंट का निकलता है। दो एलिमेंट का सेम इनवर्स हो सकता है, एक एलिमेंट के दो इनवर्स नहीं हो सकते। दो एलिमेंट का सेम इनवर्स हो सकता है, आगे ग्रुप थ्योरी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग इनवर्स नहीं हो सकते। और इनवर्स ऑफ एलिमेंट इज एलिमेंट इटसेल्फ। छोड़ो, ये तो सारे प्रूफ कर रखे हैं आपके ग्रुप थ्योरी में, बाद में करेंगे, अभी इसका इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाते।
तो एक एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ ऑपरेशन लगाए तो क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। अब देखो आपने लिया 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करो तो वापस क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करो तो 1 मिल जाए। तो आपका यहाँ ए इनवर्स, इनवर्स क्या आएगा बताओ? 1/2 हो जाएगा। ए इनवर्स आपका मिल गया क्या? 1/2। तो क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो मतलब आपको 2 का इनवर्स नहीं मिल रहा, 3 का नहीं मिल रहा। 3 का क्या होगा? 1/3 होगा। 4 का क्या होगा? 1/4, क्योंकि ऑपरेशन ले रहे हैं मल्टीप्लाई। 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है, तो 4 का इनवर्स है 1/4, 5 का 1/5, 6 का 1/6। तो ये सारे मिल थोड़ी रहे, 1/2 1/3 नहीं मिल रहे हैं, तो मतलब इसमें इनवर्स नहीं सेटिस्फाई करेगा। इनवर्स के लिए जरूरी है हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब देखो मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे अब बात रही प्लस की, ठीक है। ये नेचुरल नंबर नहीं होते, क्या होता? होल नंबर होता। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या होता, इसमें जीरो ऐड हो जाता। जीरो ऐड होता तो जीरो मतलब प्लस में आइडेंटिटी मिल जाती, क्योंकि जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू है। 3 में क्या ऐड करूं कि वापस जीरो आ जाए, क्योंकि ऑपरेशन इस बार प्लस का बोल रहा है। तो 3 में जब -3 ऐड करेंगे क्या आएगा? जीरो आएगा। तो 3 का इनवर्स है -3, और -3 होल नंबर में नहीं आता, तो उस केस में भी नहीं होता। थोड़ा और चेंज कर रहा हूं मैं, ग्रुप को ले लिया आपने, इंटीजर्स ले लिया, ठीक है। इंटीजर मतलब 0 + -1 + -2 + -3। तो जीरो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो, क्योंकि हर एक एलिमेंट में जीरो से खुद मिल जाता है। तो चलो आइडेंटिटी है, जीरो मिल गया है। अब 2 का इनवर्स क्या है? -2 है, क्योंकि 2 में -2 ऐड करते ही जीरो आ रहा है। 3 का -3, 4 का -4। यहां पे हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिल रहा है, तो वो आपका हो गया। एग्जैक्टली है ना? यहाँ पे इनवर्स को फिर कैसे लिखेंगे? ये पूरा आप साइड में लिखना, प्रॉपर बीच में मत लिखना। इनवर्स, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है। ई नहीं बोलता है, देयर एग्जिस्ट। ऐसा आपको मिलना चाहिए ए इनवर्स इन एस, इसको बोलते हैं सच दैट। ये 2 पॉइंट होते हैं ना, जो हम हर जगह ऐसे ही लगा देते हैं भाई, अपन पढ़ते पढ़ते सारे। इनफैक्ट है ना, इसका भी मतलब है इंप्लाइज दैट, मतलब इधर से इधर सही है, इसका मतलब इधर से इधर और दोनों साइड। ये तुम ऐसे ही कॉपी में लगाते ही रहते हो, इनफैक्ट आर्ट्स वाले भी लगा देते हैं, ठीक है। सबका मैथ्स में मीनिंग है। इसका मतलब है हर एक एस के एलिमेंट के लिए एक ऐसा ए इनवर्स होना चाहिए एस में। इसका मतलब है सच दैट, इस प्रकार होना चाहिए जो वो ऑपरेशन दे, वो ऑपरेशन ए का और ए इनवर्स का वापस का मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए हर एक एलिमेंट का। अब आपको पता है यहाँ 2 का नहीं, 1 का तो मिल रहा है, क्योंकि 1 का वापस यहाँ 1 करते क्या हो रहा है? 1 मिल रहा है, पर हर एक एलिमेंट का चाहिए। इज दैट क्लियर? यहाँ पे फिर ये मैं इरेज कर रहा हूँ, और इनवर्स प्रॉपर्टी यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की डिटेल। अभी कम्यूटेटिव लो, फिर कैंसिलेशन लो। अब देखो, यदि आपने फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c, ऑल का मतलब है हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको ऐसा z इनवर्स चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही होना चाहिए, सच दैट कि भाई z का और z इनवर्स के बीच में प्लस का ऑपरेशन लगाए तो क्या मिलना चाहिए? ई मिलना चाहिए। तो इनवर्स के लिए पहले आपका इनवर्स चेक ही जब होता है, जब क्या होगा आपका ई, जो आपके आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है ना, उसके बाद ही आपका ई मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इज दैट क्लियर? z + z इनवर्स क्या हो गया? ई हो गया। तो अब यहाँ पे आपने लिया z ले लिया, x + i/y ले लिया, और z इनवर्स क्या हो गया आपका? अब मुझे बताओ यहाँ पे हर एक z के लिए आप उसमें क्या ऐड करो x + i/y में? ध्यान से बताओ, आप बताओ मैं क्या ऐड करूं कि वापस मिल जाए 0 + i/0 मिल जाए। अब ये कहां से आया? इनवर्स ऊपर वाले क्वेश्चन में मिला है, ई की वैल्यू अपने पास आ गई है प्लस का ऑपरेशन। तो आपको सामने से दिख रहा है क्या? -x - i/y। इज दैट क्लियर? अब यहां पे इसमें ये ऐड करने से आपका वो आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका भाई लिया ना 1 + 2 आयोटा लिया, तो उसका इनवर्स क्या होगा? -1 - 2 आयोटा, क्योंकि समझ रहे हो 3 + 2 आयोटा का हो जाएगा -3 - 2 आयोटा। और समझ गया ना? तो हर एक और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि x रियल नंबर है तो -x भी रियल नंबर है, y है तो समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे इनवर्स भी आपका क्या करता है? एडजस्ट करता है। अब यहाँ पे आ गया कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ
अब देखो कम्यूटेटिव लॉ किसको बोलते, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, ठीक है। अब देखो क्रम विनिमय किसको बोलते हैं, दो एलिमेंट का यदि आपने Z1 और Z2 लिए, दो एलिमेंट किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर लिए। अब देखो ये मैं क्रम विनिमय थोड़ा सा वहां वो अपने इरेज भी कर दिया, सीधा सा ब्रीफ कर देता हूं उसके बारे में। क्रम विनिमय मतलब ऑर्डर, जैसे भाई 3+2 करा 5 आया, ध्यान से सुना, 3+2, 2+3 भी 5 आ रहा है, समझ गए, तो ऑर्डर चेंज करा, भाई A+B करो, B+A दोनों सेम आ जाए तो मतलब आपका, ये सारे इनके नाम है कि अपन भाई बचपन से आए भाई 3+2 करो 2+3 करो, एक ही बात है भाई, समझ रहे हो, 9th में अपन इतना लोड नहीं लेते हैं, बट हर एक चीज के लिए नियम है। 3+2 और 2+3 सेम यूं है क्योंकि प्लस के अंदर ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, बोल दो इंटीजर है, तो प्लस के अंदर इंटीजर बोल दो या सारे रियल नंबर है, वो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए है ये चीज, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसका एक भी एक्सेप्शन नहीं है, एक भी अपवाद मिलेगा, मैं ऐसा भी क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें आपका एक एक पॉइंट के लिए गलत होगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया, Z1 प्लस Z2 यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपको पता है Z1 प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1 करो, ये क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, मतलब आपका कम्यूटेटिव लॉ जो क्रम विनिमय नियम है वो भी क्या होता है, सेटिस्फाई करता है। आपको पता है ग्रुप की याद आ रही है, जो बीएससी फाइनल ईयर में ग्रुप पढ़ा था, उसमें क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स चारों प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की, पांचों प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव और बेली ग्रुप की होती है, ये पांचों सेटिस्फाई हो जाए तो क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। चलो ठीक है, फिर अब एक आपने कैंसिलेशन लॉ पढ़ा था, निरसन नियम। अब देखो अपन को पता है कि ये भी आप इतना काम में लेते हो, बस उनके नाम अपन ने दे दिए, यहीं पे करता हूं क्योंकि मैं डॉट की यहीं पे समझाना चाहता हूं। 6 ले लिया कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निरसन नियम, निरसन नियम। ये विजिबल तो है ना सारा, देखना, इज दिस विजिबल ना। अब देखो आपको एक चीज आप बचपन से करते आए हो कि जैसे ये 3×2 है और ये 3×2 है, ये 3 से 3 कैंसिल, समझ गए ना। और यहाँ पे यहाँ से जैसे करते हैं, बड़ी सी कोई क्वांटिटी मिली है यहाँ पे, यहाँ और यहाँ इक्वल्स टू ये 3 यहाँ पे कोई बड़ी सी क्वांटिटी मिली है, तो ये कैंसिलेशन लॉ है और इसका नाम है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। ये भी नियम है, इसका भी नाम है कि ये कैंसिलेशन लॉ, तो करते तो आए हो। तो देखो कैंसिलेशन लॉ होता है जो प्लस में आपका सेटिस्फाई करता है, कैसे, जैसे आपने यदि लिया Z1 प्लस Z2 लिया और यहाँ पे Z1 प्लस क्या लिया, Z3, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है और यहाँ पे आगे क्या है, Z1 Z1 है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेम कॉम्प्लेक्स नंबर कैंसिल करोगे, यहाँ से पता चल जाएगा Z2 क्या हो जाएगा, Z3 के इक्वल होना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब कैंसिलेशन लॉ होता है वो प्लस में सेटिस्फाई करता है। भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर का पता है ना, सम लिया, मतलब इज दैट क्लियर ना, इसको ऐड करा, इसको ऐड करा, यदि ये Z1 सेम है ना तो ये हटा सकते हैं अपन, और उस केस में बोल सकते हैं क्या, Z2 और Z3 क्या है, इक्वल है, इसको क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। प्लस में जो आपका कैंसिलेशन लॉ है वो क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। अब सारी जो प्रॉपर्टीज है अपन किस में पढ़ लेंगे बताओ, ये सारी अपन प्रॉपर्टीज है वो किस में पढ़ेंगे, डॉट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन की जगह क्या हो जाएगा, फिर एनर्जी बचाएंगे, अंडर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, इसीलिए ज्यादा उसमें मेहनत करी थी। अब तुम्हें सीधा क्लोजर लो क्या हो जाएगा, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 डॉट Z2 क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। और आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन सिखा रखा है, क्या होता है बताओ भाई, Z1 डॉट Z2 करा तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2, रियल पार्ट क्या होगा, x1 x2 माइनस y1 y2, इमेजिनरी पार्ट होगा आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। इज दैट क्लियर? तो ये आपका रियल नंबर है, ये आपका रियल नंबर है, तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हो गया एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भाई पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दूसरे फिर इसको करो, या फिर पहले इसको करो या इसको करो, तो ये भी आपका सेटिस्फाई होता है। अब इसमें एसोसिएटिव भले आप 3 एग्जांपल लेके देख सकते हो, ठीक है, ये आपका हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। अब बात रही एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो यदि आपने हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो आपका ये ले लिया, आपको ऐसा ई मिलना चाहिए कि दोनों में डॉट प्रोडक्ट लगाए तो वापस क्या मिल जाए, जेड मिल जाए।
तो मुझे बताओ भाई ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिससे मल्टीप्लाई कर, आपको एक बात मैंने बताई हुई है, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप 1 को नहीं लिख सकते क्या, 1 प्लस 0 आयोटा, 1 से मल्टीप्लाई करा पूरा ये मिल गया, 0 से 0 आयोटा क्या होता है, 0 0 से करा, तो समझ गए ना। तो यहां से आपका 1 प्लस 0 आयोटा क्या है आपका, समझ गए ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स है। अब देखो z इनवर्स क्या होना चाहिए, e होना चाहिए। तो यहां से फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर देयर एग्जिस्ट, आपको ऐसा क्या मिलना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलना चाहिए कि z डॉट z इनवर्स क्या आ जाए, e आ जाए। तो यदि आपने लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने ले लिया, ये भी आपको करवा रखा है, तो आपको पता है यहाँ e की वैल्यू क्या है, बताओ मुझे। आपने z ले लिया, क्या आपको पता है x प्लस आयोटा वाई लिया है, ठीक है। z इनवर्स क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या ली, x प्लस आयोटा, और इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 1 और नीचे लिख दिया 1 प्लस आयोटा वाई। तो इसको ऊपर नीचे आपने रैशनलाइज करा है किससे, x माइनस आयोटा y से, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बनेगा नहीं बनेगा। इसको रैशनलाइज कर दोगे किसको, x माइनस आयोटा वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये भी रियल नंबर है, आयोटा के साथ ये माइनस वाई अपॉन ये भी क्या है, रियल नंबर है। तो यहां से आपका क्या मिल गया, z इनवर्स मिल जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का z इनवर्स नहीं मिलेगा, 0 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे एक कंडीशन डाल देना, z है वो क्या नहीं होना चाहिए, देखो हर एक बात लिखनी है। 0 का इनवर्स क्या होगा, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, z 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो कहां एग्जिस्ट कर रहा है, समझ गया ना। हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में, हर एक, आई रिपीट, नॉन जीरो, अब ये भी आ गया, चलो क्वेश्चन में थ्योरी में आ गया, इनवर्स ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फॉल्स है। इनवर्स ऑफ एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट अंडर द मल्टीप्लिकेशन, यहां पे क्लियरली अपन ने मेंशन कर रखा है। अब आ गया कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड होता है, भले आपने दोनों z1 z2 करो और ये करो, यहां से भले एग्जांपल लेके सॉल्व करके देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आया कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ में तुम बताओ होल्ड करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में करता है पर जीरो में नहीं करता है, प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है, बस शर्त है z1 नहीं होना चाहिए जीरो। क्यों नहीं होना चाहिए, यहां पे लेते हैं एग्जांपल, 0 प्लस 3 आयोटा करा और 0 प्लस 5 प्लस 3 आयोटा करा, दोनों में 0 इक्वल टू 0 आ रहा है ना, और ये सेम है, ये कैंसिल करा तो 3 आयोटा कहां आ रहा है, 5 प्लस 3 आयोटा, समझ गए ना, इज दैट क्लियर भाई। एक कैंसिल मतलब ये साइड में ये हटा दिया तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो 0 ले लिया, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 0 0 हटा दिया भाई, 0 0 तो हटा सकते हैं ना, दोनों सेम है, तो हटा दिया, तो यहाँ से क्या हो रहा है, 3 आयोटा किसके इक्वल आ गया, 5 प्लस 3 आयोटा, और सॉल्व करके देखो दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, पर ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के लिए कैंसिलेशन लॉ सेटिस्फाई होता है, नीडसन नियम, पर किसके लिए सेटिस्फाई नहीं होता है, जीरो के लिए। और सेम थिंग विद द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इज दैट क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब जैसे मैं कल का लेक्चर अपलोड नहीं करा है, तो मैं कल का लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, और पूरा यहां तक आ जाओ, फिर आगे अपन पढ़ेंगे, बहुत काम की, ये तो इतना भी कोई ज्यादा मेजरली काम का नहीं है। अब जो मैं करवाऊंगा दैट इज टू इंपॉर्टेंट, सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे किसमें, कॉन्जुगेट के सेंस में। कॉन्जुगेट किसको बोलते हैं, जेड बार वाला, उसकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन पूरा डिटेल में, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, मॉड्यूलस सेट का, ठीक है, पूरा डिटेल पढ़ेंगे, बाकी अपन कल